दोस्तों, जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो काफी बार स्टूडेंट इसको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से तो पढ़ लेते हैं, बट मेंस पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, वो शायद ध्यान में हम नहीं दे पाते। देखो, अगर आप पिछले कई सालों का ट्रेंड नोटिस करोगे, तो हमें देखने को मिलता है कि लगभग 8 क्वेश्चंस हमें जनरल स्टडीज पेपर 3 से इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्योरली इकोनॉमिक्स से होते हैं एंड लगभग 4 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से होते हैं। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स ही हम आज के लेक्चर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में होगा। प्लस साथ ही साथ बहुत सारे और भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स रहे, चाहे उसमें पंडित नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से मालन लोबिस जी का हो गया, या फिर कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी ओवर द टाइम प्रोग्रेस करी है, किस तरह से डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर जी के टेन्योर के ऊपर कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को हमने बैलेंस किया है। ये सारी चीजें भी हमारे लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आज का लेक्चर काफी डिटेल होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से देखिए, पूरा कंप्लीटली देखिए। आई एम श्योर कि पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको कंप्लीट क्लैरिटी होने वाली है इस चीज के रिगार्डिंग भी, कि इकोनॉमी मेंस के लिए कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, एंड कैसे कहीं ना कहीं उसको अप्लाई करना है अपने आंसर्स के अंदर, ताकि जनरल स्टडीज पेपर 3 के अंदर हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग अवर वेरियस बैचेस। देखो, जो प्रहार बैच है, जो कि हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा भी आपके संकल्प बैच हो गया, या जो एक कंप्लीटली इंग्लिश बैच है, टाइटन बैच, टाइटन 4.0, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ में आप यहाँ पे इसके प्राइजेस भी देख सकते हो, राइट। तो ये यहाँ पर अगर आप इन पर्टिकुलर बैचेस को अपने ऑप्शनल के साथ लेते हो ना, तो आपके ये प्राइजेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आपका ऑप्शनल आप देखना चाहते हो कि यार मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ साथ ही साथ, और उसके साथ ही आप यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी भी करना चाहते हो, तो आप इनको एक इंटीग्रेटेड मैनर के अंदर परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको सारी की सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आपको इन बैचेस को एनरोल करना है, तो उसकी जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी यूपीएससी की तैयारी को और भी बेहतर ढंग से आगे लेकर जा सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं अगर आप देखो, इंटरनल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट से 20% का आ रहा है हर साल ऑलमोस्ट, एंड साइंस टेक से 16%, डिजास्टर मैनेजमेंट से 24%, एंड इकोनॉमी में से 40%। एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में से ना क्वेश्चन अगर आपने देखे हो, कहीं ना कहीं सिमिलर क्वेश्चन आते हैं हर साल। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहा है, एक आधा साल बीच में छोड़ के। और भी टॉपिक्स जैसे टेररिज्म हो गया या इवन नक्सलिज्म हो गया, ये सारे टॉपिक्स रेपिटेड होते हैं। तो आपको ना फोकस ध्यान में रखना होगा कि किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दें। तो थोड़ा फोकस उस हिसाब से रखना कि जैसे साइंस टेक कई बार स्टार्ट कर लेते हैं, खत्म ही नहीं होता। ठीक है, उस तरह से अपने टाइम को ध्यान से देना है कि जीएस 3 में अगर पढ़ रहे हैं तो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कितना टाइम देना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि टाइम अगर हमारे पास कम है। ठीक है, तो ये तो थी इंपॉर्टेंस, राइट। मतलब 100 से 125 मार्क्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी का पोर्शन देखने को मिलेगा, तो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है हर साल। तो ये कुछ सिलेबस है इसका, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, दोनों में से क्या क्या फ़र्क होते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट का भी देखो मुद्दा अभी चल ही रहा है पूरे इंडिया में ओवरऑल, वैसे भी काफ़ी सालों से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। तो पहले इशू को हम डिस्कस करेंगे, लगभग 2-3 दिन लगाएंगे इसके ऊपर। पूरा थोड़ा आपको ना जो प्रीलिम्स में पढ़ा है आपने, उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करना, जैसे इसमें से क्वेश्चन उस तरह के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और फिर इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, गवर्नमेंट बजटिंग, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर इसके अगला कंपोनेंट हो जाता है एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट। यहाँ से काफ़ी रेपिटेशन देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर वाले कंपोनेंट से सिमिलर क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन हो गया, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, सब्सिडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आने को देखने को मिलते हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट्स है जो हमारे सिलेबस में पार्ट है। देखो, जब ना मेंस के अंदर ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं, मतलब अगर मान लो कोई जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अगर जीडीपी का प्रॉपर डेटा कोट कर दो तो बेटर रहेगा। तो मतलब फैक्ट इकोनॉमी में बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तरह का इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना जरूरी है। तो मैंने ना कुछ क्या किया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इतना याद रखो कि ऑलमोस्ट हमारी $3 ट्रिलियन की इस टाइम इकोनॉमी चल रही है, हमारी जीडीपी इस टाइम लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास है। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, $3 ट्रिलियन याद रख लो, दैट शुड बी मोर देन इनफ। उसके साथ ही लगभग 6th रैंक है हमारा नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है,
5th 6th और 7th। आई होप नॉमिनल और रियल में फ़र्क क्या है ये पता होगा। मतलब जैसे हाँ, मतलब उसमें होता क्या है कि एक तो होता है पीपीपी टर्म्स में, वहाँ पे इंडिया 3rd नंबर पे आता है, राइट। और जीडीपी पर कैपिटा का अगर कहीं डेटा लिखना हो तो अप्रॉक्सीमेटली $2191 इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वजह से हम ना लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं, ठीक है। अगर देखना हो दिस इज व्हाट लोअर मिडिल इनकम कंट्री, तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि इंडिया इस पर्टिकुलर कैपिटा इनकम इतनी है, इस वजह से लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, राइट। कुछ और डेटा है, देखो ये पर्टिकुलर डेटा इकोनॉमी सर्वे में दिया हुआ है कि नेक्स्ट ईयर हमारी इकोनॉमी 8 से 8.5% के बीच में ग्रो करेगी। पिछले साल 8.7% से ग्रो करी थी, तो ये डेटा कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो ये सारा ना मतलब एक जगह पे मैंने आपको एक जगह पे लाके दे रहा हूँ ताकि इंश्योर किया जा पाए, जहां पे जिसको जरूरत पड़ेगी, कल को मान लो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी डेटा आप यूज कर सकते हो कि एग्रीकल्चर इतने % से ग्रो हुआ था, आगे इतने % से होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि डेटा की एटलीस्ट आपको कमी ना रहे, कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बिल्कुल लिख रहे हो बट कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड वाला सेक्टर आपके GS1 में भी यूज हो सकता है, सोसाइटी वाले कंपोनेंट में भी। वहां पे गिग इकोनॉमी वाला लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2021 में, याद हो, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपने को उस चीज में कुछ डेटा लिखना हो, गिग इकोनॉमी भी डिस्कस करेंगे हम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है GS1 में, GS2 में भी आ सकता है, इनफैक्ट GS3 में भी आ ही सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा दे सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है इंडिया में, हाँ 6% है, ठीक है ना। और 92% इनफॉर्मल सेक्टर में है। थोड़ा सा फर्क होता है ऑर्गेनाइज और फॉर्मल सेक्टर में। बहुत डिटेल में नहीं जाना, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको पता होगा कि फॉर्मल और ऑर्गेनाइज में क्या फर्क होता है, पर हमें इतना काफी है कि ऑर्गेनाइज में बस 6-7% है, बाकी सारा का सारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है कहीं ना कहीं। तो ये डेटा दे सकते हो। और देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यही डिसएडवांटेजेस हैं, इतने सारे लोग अगर हैं मतलब, और उनको अगर हम डिफरेंट बेनिफिट्स नहीं दे पा रहे तो वो इशू आ जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं, ये डेटा लिखोगे, अदरवाइज बिना डेटा के लिखोगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इश्यूज हैं तो वो पॉइंट आपका इनवैलिड सही माना जाएगा, कि कुछ भी आप ना जनरल चीजें लिख रहे हो। तो ये फैक्ट आपको थोड़ा हेल्प करेंगे इन चीजों के रिगार्डिंग। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्नैपशॉट्स आपके लिए यहाँ पे ला के रख दिए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारा डेटा है। फिस्कल डेफिसिट का देख लो, 9.2% था लास्ट ईयर, ये पूछा आप डाल सकते हो कहीं पे, स्पेशली फिस्कल डेफिसिट का डेटा कि इंडिया में किस तरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो वहां पर ये डेटा डेफिनेटली यूज हो सकता है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व वाला कंपोनेंट, ये फॉरेक्स रिजर्व भी काफी न्यूज में रहा है पिछले 1 साल में। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $600 से $600 बिलियन से भी ऊपर चला गया था, अब वापस से कम हो चुका है, ठीक है ना। डॉलर और रुपये का रेशो 180 चल रहा है, $1 = 80। तो आरबीआई उसको टैकल करने के लिए काफी कोशिश कर रहा है, इस वजह से ये अब 600 नहीं है, ये नीचे है, 500 समथिंग है अभी करंटली, ठीक है। उसी तरह से ये प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ देख सकते हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देख सकते हो, और सर्विसेज सेक्टर की ये देखो कोविड के टाइम पे कितना बुरे हाल थे हमारे, ठीक है, यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं अगले साल बट बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो ये डेटा यूज हो सकता है। देखो एमएसएमई का क्वेश्चन आएगा आपके ऊपर, इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन आ सकता है, सर्विसेज का आ सकता है, तो वहां पर ये डेटा डालना है, ठीक है। वहां पर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा डेटा आपको जब उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे एक जगह पे डेटा आ गया तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी बस एग्जाम में ये चीजें लिखने में, ठीक है। कुछ फीचर्स थे कि हमारी इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन की, मतलब कुछ फीचर्स बताओ, आप भी कुछ बता सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, पर ये 4-5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड। क्यों है एग्रीकल्चर बेस्ड, बताओ। बिल्कुल, इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है, इसका डेटा भी मैं दूंगा कितने % लोग हैं, तो एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इंडियन इकोनॉमी है ही है। उसी तरह से मिडिल इनकम अभी डिस्कस किया था क्या, अप्रोक्सीमेटली पर कैपिटा कितनी बताई थी मैंने, $2000 के आसपास, दैट इज पर कैपिटा। थोड़ी देर पहले 2100 समथिंग था, तो वो क्या है, मिडिल इनकम इस वजह से है, और डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, राइट। उसके साथ ही मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये भी पॉइंट क्लियर है मिक्स्ड इकोनॉमी का, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, ये भी इंडिया इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये सारे इकोनॉमी के टर्म्स है, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड इकोनॉमिक का टर्म है, मिडिल इनकम डेवलपिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का क्या मीनिंग है। एक चीज होती है जैसे मेड इन इंडिया सुना है आपने, ठीक है, मेड इन इंडिया सुना है, तो मेड इन इंडिया क्या है कि इंडिया में प्रोडक्शन करो, राइट। एक इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट है, वो पता क्या है, मेक फॉर इंडिया। दोनों में फर्क समझने की कोशिश कर रहे हो, एक है मेक इन इंडिया, एक है मेक फॉर इंडिया। अरे मेक फॉर इंडिया पता किसने बोला था, ये डॉक्टर रघुराम राजन ने बोला था,
कि इंडिया को मतलब मेक फॉर इंडिया करना चाहिए। देखो एक चीज रियलाइज करो, मतलब जैसे कोविड का इंडिया पे भी इंपैक्ट आया, पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट मैं नहीं मानता। रीजन पता क्या है कि इंडिया बाकी दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता ही नहीं है। इंडिया का जैसे ये बता रहे थे कि जैसे जीडीपी कैलकुलेशन में C+I+G+NX करते हैं ना फॉर्मूला, तो कहीं ना कहीं ये जो कंजम्पशन वाला पोर्शन है ना, और कंजम्पशन भी कौन सी, डोमेस्टिक कंजम्पशन। डोमेस्टिक कंजम्पशन का पोर्शन 60% के आसपास है, बीच में बढ़ भी गया था, अभी आई थिंक 60% के अराउंड है कहीं ना कहीं, ठीक है, कंजम्पशन वाला कंपोनेंट। तो इस वजह से इंडिया क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। इसी वजह से बोलते हैं मेक फॉर इंडिया, कि अगर इंडिया के लोगों के लिए बन रहा है, कल को कोई कोविड आ भी गया तो इंडिया के लोग आपस में कंज्यूम करते रहेंगे। अब चाइना का देखो, चाइना की एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, ज्यादातर उनकी जीडीपी एक्सपोर्ट बेसिस पे आती है, तो कहीं ना कहीं जब एक्सपोर्ट पे जब कोविड-19 आया था तो चाइना की इकोनॉमी अचानक से बहुत नीचे गई थी। उसका रीजन क्या है कि उनका ये वाला कंपोनेंट एक्सपोर्ट वाला वो बहुत ज्यादा था, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, पर इंडिया की जीडीपी में ये कंजम्पशन वाला है। तो ये 4 पॉइंट्स ना ध्यान में रखने, अगर कोई कभी आपको लिखना हो कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह की है, तो एग्रीकल्चर वाला कंपोनेंट आ गया, क्योंकि वो क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। उसी तरह से कंट्रीब्यूशन आ कहां से रहा है, सर्विसेज से आ रहा है, वो लिख सकते हो। इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है ना। और बाकी चीजें मिडिल इनकम है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी थोड़ा बहुत डेटा लिख सकते हो कि ना, आई थिंक 2018 से लेके कुछ 2000 आई थिंक 56 के आसपास तक ना यूएन एफपीए, यूएन पॉपुलेशन फंड ने ऐसा बोला हुआ है कि अगले इंडिया के 40-50 साल जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया, इन 50 सालों में इंडिया के पास बहुत बड़ा यूथ है। तो अगर इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं अच्छे से कंट्रीब्यूट करे तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकता है, ठीक है। ये GS3 का क्वेश्चन है, पर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आप इसको किसी और GS1 के साथ रिलेट कर सकते हो। डेमोग्राफिक डिजास्टर सुना है, डेमोग्राफिक टेररिज्म सुना है, डिजास्टर सुना होगा, चलो डेमोग्राफिक डिजास्टर वो यही है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट वाला चीजें डिस्कस करी ना, अब जैसे मतलब जैसे यूथ है हमारा इंडिया का, कहीं ना कहीं अगर उसको जॉब्स नहीं मिली तो क्या होगा, क्या बिल्कुल। देखो अगर जॉब्स ही नहीं मिलेंगी तो लोग मतलब एक तरह से वेले बैठे रहेंगे। अगर वो फ्री बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे, हो सकता है कुछ गलत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ड्रग्स में, क्राइम में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हमारे पास यूथ के पास पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल को कैसे लेवरेज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड होना एक चीज है, अच्छी चीज है, पर उसको अगर हमने ढंग से यूटिलाइज नहीं ना किया तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के लिए फेस हो सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स क्लियर हुए, ये पॉइंट्स लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है। ये वाला डेटा भी देखो, ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने लिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे तो 100% आपको 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो एग्रीकल्चर का आप डेटा डेफिनेटली दे सकते हो कि ये है कितना % शेयर है जीवीए के अंदर। जैसे एग्रीकल्चर का है ये 2021-22 का है 18-19% के आसपास लिख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री का कितना है, 28-29% है, और 53% के अराउंड सर्विसेज का है। इसका इससे बेटर भी इनफैक्ट ना मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है, ये देखो, ये वाला डेटा याद कर जाना, ठीक है, पीछे वाला छोड़ो। कंट्रीब्यूशन 18% जीडीपी में, 18 लिख दो, 19 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 42% एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, पहले 50% होता था बट अभी डेटा यही था, तो मतलब 45% भी लिख सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 42 ही लिखना है। और एनुअल ग्रोथ रेट ये है 3.9। तो चाहे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आए, इंडस्ट्री का क्वेश्चन आए, सर्विसेज का क्वेश्चन आए, आपके पास डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा लिख सकते हो। देखो इकोनॉमिक सर्वे ना मैंने जो जो पॉइंट्स लगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हैं सिलेबस के अंदर, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को दोबारा से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत ना पड़े एटलीस्ट इस साल। ये पर्टिकुलर एक ग्राफ था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही, ठीक है, 8 कोर इंडस्ट्रीज का IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ था कि एक तरह से ये चीज नोटिस करो, जब हमारा अप्रैल मई का 2020 का टाइम चल रहा था, जब सब कुछ ही बंद था कोविड के टाइम, तो हमारा IIP देखो कितना नीचे चला गया। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ना, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि इंडिया के शेप्ड रिकवरी फेस कर रहा है, वी शेप्ड रिकवरी कर रहा है, कैसी कर रहा है। तो अगर आपको बताना हो कि वी शेप्ड रिकवरी है, तो देखो कहीं ना कहीं जो हमारा इंडस्ट्रीज वाला कंपोनेंट है वो अचानक से कितना नीचे आया, पर अब वो बढ़ भी गया। तो हालांकि जीडीपी के टर्म्स में हम वी शेप्ड बोलते हैं, पर यहां पर भी बिल्कुल हमें दिख रहा है कि हमारा इंडस्ट्रीज जो था अचानक से नीचे आई, पर अचानक से वापस भी आ गई है। तो ये डेटा दे सकते हो डायरेक्टली लिखने की वजह से कि ऐसी डायरेक्टली ऐसे लिखो कि जीडीपी कम हुई, जीडीपी बढ़ गई, आप डायरेक्टली ये चीज कोट करो, IIP इतना अच्छा है, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है, ठीक है ना। इसका बताएगा कोई कि 50 क्या डोनेट करता है इसके अंदर, प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। 50 का मतलब होता है कि सेम रहेगी प्रोडक्शन,
मतलब जैसे ना, जैसे समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इंडस्ट्री सोच लो, रिलायंस सोच लो, टीसीएस सोच लो, किसी भी, उनके मैनेजर्स के पास जाते हैं लोग, उनसे पूछते हैं कि भैया अगले महीने आपको क्या लगता है, आज जितना, इस महीने जितना प्रोडक्शन हुआ, अगले महीने से ज्यादा होगा, कम होगा या उतना ही होगा। उस तरह से वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर वैल्यू आती है 50, 50 का क्या मतलब हुआ, 50 का मतलब होता है कि प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी जितनी आज है, अगले महीने भी। 50 से ज्यादा आती है मतलब अगले महीने प्रोडक्शन उनको लगता है ज्यादा होने वाली है। 50 से नीचे आई मतलब आगे खराब दौर चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखो, अप्रैल में ये चीज नेगेटिव पे थी, बाद में ऊपर आ चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट्स हमें दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो रिकवरी है वो काफी अच्छी है। रिकवरी के ऊपर आज भी देखो क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल आ चुका है, इस साल भी आ सकता है। हमने देखो सेकंड वेव देखी, थर्ड वेव देखी, ठीक है, अलग अलग वेव्स आ रही हैं। तो वेव्स के बाद भी हमारे पास ना कुछ इस तरह के आप पैरामीटर्स अपने आंसर में डाल सकते हो अगर क्वेश्चन बना तो, ठीक है। इवन बजट में डिस्कशन हुआ था इस बार के, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीतारमन जी ने ना बोला था ये चीज, तो इस वजह से ये चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछी जा सकती है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स मेंशन थे। देखो इन फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन करने का क्या है कि आप इन क्वेश्चंस को ना कहीं अपने आंसर्स में यूज करो। जैसे ये इनफैक्ट ना बजट स्पीच में भी बोला गया कि इस बार हम अपनी कैपिटल स्पेंडिंग को रैंप अप कर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेशंस दिए। एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात है, एक्सपोर्ट भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। रीजन बीइंग कि एक काफी अच्छा एक्सपोर्ट इस साल हमने टारगेट को अचीव किया है, तो एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। रेगुलेशंस को ईजी करना, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। रेगुलेशंस ईजी होंगी। आप जानते हो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वर्ड सुना है? रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, देखो होता पता क्या, ये ना एक्चुअली ये आज से 3 या 4 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे ने टर्म यूज किया था, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। उसका मतलब पता क्या था कि इंडिया में इतने ज्यादा आज भी रेगुलेशन है ना कहीं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, किसी चीज को खराब करने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना जनरली, तो रेगुलेशंस भी इंडिया की इकोनॉमी को एक तरह से खा रहे हैं, ये कहने का मतलब था। ये इकोनॉमिक सर्वे ने खुद टर्म यूज करी हुई है, तो आप भी अपने क्वेश्चन में आंसर यूज कर सकते हो। जैसे देखो एमएसएमई डिस्कस करेंगे, वहां पर भी ये पॉइंट आएगा रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का, कि एमएसएमईज के ऊपर भी काफी सारे हमने रेगुलेशंस लगा रखे हैं। किसी भी जगह कोई भी सेक्टर के लिए ये ट्रू है, रेगुलेशंस इंडिया के आज अच्छे नहीं है। हमने लेबर कोड वगैरह लेके आए, थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है उससे, पर कहीं ना कहीं अभी भी बहुत जरूरत है। इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है, तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वर्ड यूज कर सकते हो, ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ लिंक है कहीं ना कहीं। पॉइंट समझ आया? ठीक है। सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, देखो इस तरह के वर्ड्स भी यूज करो अपने आंसर्स में, डिमांड साइड रिफॉर्म्स, सप्लाई साइड। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखो फॉर एग्जांपल ना, आपको कोई सोल्यूशन देना है कि किस तरह से इस चीज को ठीक किया जाए, कोई भी चीज जो आपको, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कैसे लें। एक कैटेगरी लिखो डिमांड साइड मेजर्स कौन से होने चाहिए, उसके नीचे 4-5 पॉइंट्स लिखो। दूसरी साइड लिखो सप्लाई साइड मेजर्स कौन से होने चाहिए, उसके लिए 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि आपके दिमाग में जो आया आपने फटाफट फटाफट लिख दिया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखा हुआ लगता है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपको ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक करना हो, तो ऐसा नहीं कि आप 5-6 पॉइंट्स जो मन में आए लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल वहां क्या लिख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, सेकेंडरी सेक्टर को क्या, टर्शियरी सेक्टर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, फिर और कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट्स बन के आएंगे, तो थोड़ा ऐसे लगेगा कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आंसर लिखा है, ना कि इस तरह से कि जो मन में आया आप बस उसको लिखते गए। पॉइंट समझ आया ये? ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से अपने आंसर राइटिंग में, बाकी आपको पता लग रहा होगा, जैसे आप आंसर्स अगर लिख रहे हो तो उसमें भी थोड़ा आपको हेल्प मिल रही होगी, बट कहीं ना कहीं ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। एक दो डेटा और है, ये है फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, ठीक है। एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे हमारा जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इनके पास बम्पर प्रोडक्शन हमारे पास हो रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास इतना गोडाउन्स नहीं है, ठीक है ना, स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है। हमारा टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है स्टोरेज वाला टॉपिक, तो उसके अंदर ये डेटा यूज कर सकते हो कि इंडिया का प्रोडक्शन इस साल कितना था, 300 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये डेटा वहां पे आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। एक देखो ये आरबीआई के रिगार्डिंग ना मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। एक्चुअल में है क्या कि देखो इस बार भी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले आरबीआई से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेड थे, मेंस में भी एक्सपेक्टेड है। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा मार्केट्स को फॉलो करते हो ना, इस टाइम वर्ल्ड में यूएस की इन्फ्लेशन डेटा आज तक इतना, पिछले 41 ईयर्स में इतना हाई कभी नहीं आया।
ये वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट मेजर्स है यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा, यूएस के गवर्नमेंट कह लो, यूएस का जो भी सेंट्रल बैंक कह लो उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन आना पॉसिबल है। और इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत हाई है, अभी भी 7% के अराउंड चल रही है, ठीक है। 2 से 6% का आप जानते हो कि टारगेट है हमारा सीपीआई को मैनेज करने का। तो इस वजह से थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जानना जरूरी है। ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई है, बैंक नोट इशू करता है, गवर्नमेंट को बैंकर टू द गवर्नमेंट, कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। चलो, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज करता है, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव पढ़ लेना, मैंने नोट्स में दे दिया है। इन्फ्लेशन टैकलिंग, डिमांड पुल, ये पता है, फर्क पता है ना दोनों में, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी पता होगा कितने मेंबर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखो, अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो काम करती है या जो उनको बोला गया है इन्फ्लेशन 2 से 6% लाने का, उसमें सक्सेसफुल है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या लिमिटेशंस है? ये मुझे 2-3 मिनट आप सोचो और मुझे रीजंस दो कि क्या इश्यूज आपको लगते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में या मॉनेटरी पॉलिसी इन जनरल में, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हम इन्फ्लेशन को मैनेज कर पा रहे। 2 मिनट सोचो, मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के आओ, ठीक है। 4 मतलब 2-3 पॉइंट्स जितने आपको आते हैं उतने पॉइंट्स थोड़ा सोचो कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव्स लगते हो मॉनेटरी पॉलिसी में। नहीं सोचो ना, मतलब आरबीआई क्यों नहीं इन्फ्लेशन को मैनेज कर पा रहा, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे कि बताओ। हाँ, बढ़िया कर रहे हो। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब पॉइंट ठीक है आपका। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, मतलब वो क्या करते क्या है एक्चुअल में, बताओ मुझे, ये बताओ पहले। बिल्कुल ठीक, कैसे करते हैं? रेपो रेट्स कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो रेपो रेट मतलब रेपो रेट कम करने से होता क्या है? मनी सप्लाई अब कौन सी साइड पे आती है? क्या वो डिमांड साइड पे आती है, सप्लाई साइड का मेजर है? डिमांड साइड पे आती है या सप्लाई पे आती है? क्या, कहाँ पे आएगा, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई क्यों आएगा? आपको पता ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता सप्लाई और कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। देखो, लोगों के हाथ में पैसा कम करना, ये क्या है? ये डिमांड है। डिमांड कम करनी है ना लोगों के हाथों में, तो क्या है वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन है, ठीक है। इस वजह से होता क्या है कि जब रेपो रेट वगैरह जो मेजर थे, उससे हुआ क्या, उससे डिमांड साइड पे इन्फ्लेशन को टैकल कर लिया। पर हो सकता है ना कि जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड की वजह से हो। जैसे एग्जांपल सोचो, कोविड आया, कोविड के टाइम इन्फ्लेशन क्यों हुई? क्या लोगों के पास बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वजह से हुई? नहीं ना। इन्फ्लेशन आई क्यों उस टाइम पे? सप्लाई साइड पे इश्यूज थे, पीछे से सामान नहीं आ रहा था। बहुत जगह आपने सुना होगा कि पीछे से एक तरह से ना, क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स इश्यूज था वो एक तरह से, कि पीछे से सामान ही नहीं आ रहा। आप किसी से भी जाके पूछते थे, वो बोलता था कि भैया आ ही नहीं रहा पीछे से सामान, अब क्या करें। वो डिमांड साइड पे तो नहीं है, वो सप्लाई साइड का मेजर है। आरबीआई टैकल किसको करता है? डिमांड। सप्लाई साइड को क्या कर लेगा आरबीआई? आरबीआई ये थोड़ी ना कर पाएगा कि अच्छा वहां पे ट्रक फंसे हुए हैं तो ट्रक को निकाल दें। ये आरबीआई का काम थोड़ी है। ये गवर्नमेंट का काम कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स कर सकती है, कुछ इस तरह से कर सकती है। तो यानी कि आरबीआई का काम कहीं ना कहीं लिमिटेड किस पे ऊपर है? डिमांड साइड के ऊपर। सप्लाई साइड के ऊपर उसको टैकल करने के लिए बहुत कम मेजर्स हैं। तो अगर इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से है, आरबीआई ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। और सोचो, एक पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट सोचो कि और क्या रीजन है। Sir, we have to give it overall or with respect to monetary policy committee only? दोनों बता दो चलो, ओवरऑल क्या क्या पॉइंट है। क्लाइमेटिक इश्यूज भी जाते हैं तो वो भी वो भी सप्लाई साइड, वो सारा चीजें आप सप्लाई साइड में डाल सकते हो कि ये इश्यूज आ गया, वो इश्यूज आ गया, वो सारे सप्लाई साइड में कहीं ना कहीं डाल सकते हो। हाँ बताओ। कैश बेस इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस का इशू आता है बिकॉज़ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो फिस्कल पॉलिसी साथ कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है। एंड सप्लाई साइड में कुछ लोन्स उस अलावा बैंक्स के अलावा दूसरे इंस्टीट्यूशंस है व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर द रेपो रेट, तो देयर इज अ लिमिटेड इफेक्ट। ये पॉइंट समझ आए सभी को? अभी देखो डिस्कस की भी किया हमने, एक तरह से पीछे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमने डिस्कस किया कुछ हद तक। अब एक टॉपिक और आएगा, हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ दिनों में पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जैसे अब मतलब जैसे आप गांव में चले जाओ, तो गांव में क्या लोग अपने बैंक से पैसा लेते हैं? मतलब कुछ लोग लेते हैं, कुछ बहुत सारे लोग नहीं भी लेते,
ठीक है ना, वहां पे तो एक अलग ही अपनी इकोनॉमी चल रही है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, वो वहां पे किसी मनी लेंडर से पैसा ले लेते हैं। अब अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को कम कर भी दिया तो उन लोगों को क्या इंपैक्ट आ गया? कोई इंपैक्ट नहीं आया, वो तो अपना खुद चले हुए हैं जैसे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस वजह से भी इश्यूज हैं। और इन्होंने क्या बोला? ब्लैक इकोनॉमी बोला, ठीक है ना। आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं इंटरनल सिक्योरिटी की, पढ़ा है ना वहां पे, ब्लैक मनी पढ़ा है और मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं इतना सारा पैसा ब्लैक मनी की फॉर्म में घूम रहा है। अब आरबीआई का ब्लैक मनी के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, पैसा कम कर भी देंगे वो तो वही पैसे को कम कर पाएंगे ना जो व्हाइट मनी है, तो उसको कैसे टैकल कर पाएंगे? वो इशू हो सकता है। ऊपर से तीसरा पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट्स हो गए, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, फिस्कल पॉलिसी का इन्होंने बोला। सोचो, देखो किसी गवर्नमेंट का मैं नाम नहीं लूंगा, बट एक चीज आप रियलाइज करो, होता क्या है, आरबीआई ने क्या करना है? इन्फ्लेशन को कम। पर हमारी गवर्नमेंट का क्या काम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का? ग्रोथ को बढ़ाना। उनका ये थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है कि मतलब उनको इन्फ्लेशन के साथ उतना कंसर्न नहीं है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत है, पर कहीं ना कहीं उनको कंसर्न है ग्रोथ के साथ ज्यादा हमारे। और कल को ऐसा हो सकता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोलेंगे कि इनके लोन माफ कर दो, इनको फ्री में लोन बांट दो, इनको इनके जेबों में 500 रुपया हर महीने डाल दो, ठीक है ना। इस तरह की मेजर्स आपने सुने हैं, किसी ना किसी स्टेट में कोई ना कोई गवर्नमेंट इस तरह के कुछ ना कुछ करती रहती है। एक तरफ हमारी आरबीआई लगी हुई है पैसे को कम करने के लिए ताकि इन्फ्लेशन को टैकल करे, हमारी फिस्कल पॉलिसी एक अलग ही डायरेक्शन में चली हुई है। जब इस तरह से एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो गाड़ी सही डायरेक्शन में कैसे जाएगी? पॉइंट है ना। तो ये 4-5 रीजंस हैं, ठीक है। उसके अलावा भी 2-3 रीजंस हैं, मैं वो बता देता हूं। हाँ, सोर्स ऑफ फंड्स तो रह ही गया। देखो सोर्स ऑफ फंड, देखो एक चीज आप रियलाइज कर रहे हो कि जैसे बैंक्स होते हैं, आई थिंक यहाँ पे हैं, हाँ, जैसे बैंक है, तो बैंकों के पास पैसा आता कहाँ से है? बैंक जब मतलब एक तरह से आप समझो कि बैंक को जब इन्फ्लेशन टैकल करनी है तो बेसिकली लोन्स को कम करें तब उसको टैकल किया जा सकता है। पर बैंक के पास पैसा आ कहाँ से रहा है? 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो मेरे और आपके जैसे लोग डिपॉजिट करें बैंक में, दूसरा क्या हो सकता है? आरबीआई से पैसा ये लेंड करें, मतलब आरबीआई से पैसा बोरो करें, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? रेपो रेट, ठीक है। अब जैसे वो बोल रहे थे कि रेपो रेट कम कर दिया, चलो ठीक है, रेपो रेट कम भी कर दिया, पर बैंकों को पैसा तो यहां से भी आ रहा है, इनको तो कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है डिपॉजिटर को। तो कहीं ना कहीं इंडिया में ऐसा देखा गया है ना कि बैंकों के पास जो ज्यादातर पैसा आता है वो कहां से आ रहा है? वो डिपॉजिटर से आ रहा है, वो सेवर से आ रहा है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम भी कर दे, इनको कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है, क्योंकि इनका पैसा इधर से आना है, इधर को देना है। तो जब इनके साथ आरबीआई के साथ बहुत ज्यादा लिंक है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ कि कितना पैसा आ रहा है, तो क्या उसका अगर रेपो रेट कम भी कर दिया तो क्या इंपैक्ट आएगा उसका? उतना नहीं आता। आया पॉइंट ये समझ? सोर्स ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। उसके अलावा देखो टाइम गैप, टाइम गैप का मतलब क्या होता है? टाइम गैप का मीनिंग होता है कि रेपो रेट आज कम हुई, ठीक है, तो क्या आज ही इसका इंपैक्ट दिख जाएगा? द आंसर इज नो। इसका इंपैक्ट कई महीने बाद दिखता है, कई बार कई साल बाद भी दिखता है कि आज पैसा कम करने की कोशिश कर रहा है, मनी सप्लाई कम करना है, आरबीआई ने आज रेपो रेट कम कर दिया, क्या बैंकों ने आज ही लोन देना कम कर दिया? वो कुछ महीने बाद जाके इंप्लीमेंट होता है, सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेप्स लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, उसको इंप्लीमेंट होने में बहुत इशू आ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हो गया, फिस्कल पॉलिसी हमने देख लिया, एंड इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का, चलो वो तो यही मतलब है कि हमें इन्फ्लेशन को देखना है या ग्रोथ को देखना है। कुछ आरबीआई गवर्नर्स ऐसे होते हैं तो थोड़ा ग्रोथ की तरफ फोकस रखते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी हमारे शक्तिकांत दास जी हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ साइड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। उनका इन्फ्लेशन को कंसर्न है, ऑब्वियसली है, बट वो ग्रोथ की थोड़ा प्रो है। इसके पहले के जो 2 थे, उर्जित पटेल एज वेल एज डॉक्टर रघुराम राजन, वो थोड़े प्रो इन्फ्लेशन थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए, ग्रोथ को थोड़ा कम भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस वजह से कुछ इस तरह के इश्यूज कहीं ना कहीं हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में या देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज और भी पॉइंट्स है, देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफैक्ट। एनपीएस का ये भी डिस्कस करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। मुझे एक बात बताओ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आजकल कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? पक्की बात है? कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है, आजकल कम हो रहे हैं। पिछले कुछ 2018 के बाद से ना, आई थिंक, हाँ 2018 पे हमारी पीक आ चुकी थी, 2018 पे पीक आ चुकी थी, उसके बाद कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है कि कम हो रहे हैं, बट नॉनदलेस कि अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे या उसके साथ जो रेड टेपिज्म, हाँ ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स हैं, एथिक्स में पढ़ लोगे, रेड टेपिज्म कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, कि बेसिकली ये भी रेगुलेशंस के साथ ही लिंक्ड है, कि एक कोई फाइल होती है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है तो वहीं रहती है, ठीक है ना। बहुत सारे उसके ऊपर रेगुलेशंस कह लो या कुछ इस तरह से कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत सारी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक स्ट्रक्चरल इशूज है इसी चीज़ में। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोगों के पास अभी जब बैंक अकाउंट ही नहीं है तो वो कैसे होगा,
राइट। ब्लैक मनी का इशू आ चुका है, ब्लैक मनी का भी देखो इंटरनल सिक्योरिटी में आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं देखो हमारी गवर्नमेंट भी क्या कह रही है कि हमें कोई पता ही नहीं है कि कितना ब्लैक मनी है। नो ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी इन फॉरेन अकाउंट इन लास्ट 5 ईयर। 2021 की ये न्यूज़पेपर कटिंग है, ठीक है ना। डेटा कोई पढ़ा है ब्लैक मनी के रिगार्डिंग? इंटरनल सिक्योरिटी याद करो। कुछ IMF का डेटा होता है मुझे लगता है कि 2 से 5% वर्ल्ड GDP का लॉन्डर किया जाता है हर साल, ऐसा कोई डेटा आपको दिया होगा सर ने, ठीक है। तो वो डेटा यूज कर लिया करो। पर हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि भैया हमें नहीं पता कितनी ब्लैक मनी पिछले 5 साल में हुई है, तो कुछ अपने कुछ लोग एस्टिमेट देते रहते हैं कि इतने बिलियन डॉलर है, इतने बिलियन डॉलर है। तो ये सारा पैसे पे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है RBI का। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो इन्फ्लेशन पे टैकल करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। सप्लाई साइड इश्यूज, देखो सप्लाई साइड इश्यूज में ना कुछ एग्जांपल लिख लो। जैसे एक तो था ऑयल प्राइसेस, अब कल को ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए तो RBI कुछ नहीं कर सकता यार, बाहर से पेट्रोल आना है तो आना है। वो अब $120 $112-13 पे भी इंडिया ने खरीदा ही है, क्योंकि ये तो जरूरी चीज है, खरीदना ही पड़ा। उसकी वजह से महंगाई हो रही है, तो RBI के पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है। उसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ, चल रहा है अभी भी, उसकी वजह से उसके ऊपर क्या कर लेगा RBI? कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके साथ ही कुछ और चीजें देखो, जैसे कि ना एग्रीकल्चर, अभी देखा था ना, इंडिया इज व्हाट, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कल को क्या आ गया, याद करो ज्योग्राफी, एल नीनो आ गया। जो मॉनसून था वो जितना नॉर्मल होना चाहिए था उतना नहीं आया, उसकी जगह पे कम आ गया, उसका इंपैक्ट आएगा। उसका इंपैक्ट क्या आएगा? फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो हमने देखी, अभी कितनी देखी, 300 मिलियन टन देखी, अभी दिखाया था ना डेटा। वो 300 मिलियन टन ना हो गए, कल को 100 मिलियन टन रह गया, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, क्या होगा? सप्लाई साइड इशू आ गया। सप्लाई साइड इश्यूज ने क्या किया? इन्फ्लेशन करी। तो देखो ये चीज थोड़ा ना मल्टीपल चीजें सोचो। जैसे यहाँ पे यूक्रेन रशिया क्राइसिस हमने डिस्कस किया, ये IR का पार्ट है, IR इकोनॉमी के साथ लिंक हो गया। एल नीनो, एग्रीकल्चर इश्यूज डिस्कस किए, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है ना। इस तरह से रेड टेपिज्म डिस्कस किया, वो एथिक्स का पार्ट है। तो कोई चीज अलग नहीं है इन सभी चीजों से, इन दी एंड इकोनॉमी पे ही सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कुछ और देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। जैसे एक वर्ड होता है प्रोटेक्शनिज्म, पढ़ा ये वर्ड प्रोटेक्शनिज्म? बताओ। सर जब कोई कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करती है और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा कर देती है। बिल्कुल। For example, sir, India is not joining RCEP, which is a big example. कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो कि इंडिया, देखो मतलब ऐसा ना, मतलब लिखना मत है एग्जाम में कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट कर रहा है। मतलब आपका पॉइंट ठीक है, मैं मानता हूं, बट एग्जाम में ऐसा मत लिख देना कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है। वहां पे ना आपको रीजंस देने पड़ेंगे। देखो RCEP पता है सभी को? पहले ये बताओ, है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, 15 कंट्रीज हैं, पहले 16 थी, इंडिया नहीं है। अब 2013 में उसके नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, 2019 में जाके इंडिया ने बोला भैया मैं पार्ट नहीं बन रहा। अब अगर इस तरह का स्टेटमेंट मत यूज करना कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाता है इस वजह से पार्ट नहीं बना। इंडिया के आपने रीजंस देखना जाके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। उसके इंडिया ने रीजन दिए, हमारे भैया एग्रीकल्चर है, हमारे किसान हैं, हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर इंपैक्ट आ सकता था इस चीज का, तो इंडिया ने अपने लोगों का सोचा, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का पॉइंट आता है, पढ़ा है न्यूज़पेपर में। इंडिया ने पता क्या बोला था? इंडिया ने बोला था कि अगर कल को किसी कंट्री का एक्सपोर्ट इंडिया के साथ बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब सामने वाली कंट्री इंडिया के, तो एक तरह से उसको रोक देना चाहिए वहीं पे। ये बाकी कंट्रीज यहाँ पे नहीं मानी, तो इंडिया की जस्टिफाइड डिमांड थी, तो यानी कि ये एक रीजन हो गया। उसके साथ ही एक पॉइंट इंडिया ने रेस किया था बेस ईयर प्राइसेस का, कि किस ईयर के प्राइसेस को हम एज अ बेस ईयर मानेंगे। तो आई थिंक कंट्रीज बोल रही थी 2019 को मानो, इंडिया बोल रही थी 2013 को मानो, तो वो चीज इंडिया का कंसर्न था। इंडिया ने बोला था कि सर्विसेज के अंदर ट्रेड को भी थोड़ा लिबरलाइज किया जाए, सिर्फ गुड्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत रखो, पर कंट्रीज ने ये नहीं माना। तो आप ये पॉइंट्स दो कि इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया RCEP, रेदर देन सेइंग कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट है। मैं मानता हूं ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना कि इंडिया ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। इंडिया काफी हद तक प्रो ग्लोबलाइजेशन है, बट इंडिया के कुछ वैलिड कंसर्न्स थे, ठीक है ना। नेशनल इंटरेस्ट है इंडिया का दिमाग में, बिल्कुल होना भी चाहिए, तो उस वजह से इंडिया ने इसको RCEP को ज्वाइन नहीं करा। तो थोड़ा सा ना आंसर राइटिंग में थोड़ा इस तरह का स्टाइल लेके आओ कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब ना कि लॉजिकल रीजंस दो उसके पीछे के। जैसे इंडिया ने बिल्कुल, इंडिया ने 6-7 पॉइंट्स दिए थे, मैंने 4 बताए आपको, 2-3 पॉइंट्स इंडिया ने फर्दर और भी दिए थे कि RCEP हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो वो पॉइंट्स को नोट करो कि इंडिया की गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, राइट। तो वो पॉइंट्स मेंशन करो रेदर देन सेइंग कि इंडिया प्रोटेक्शनिस्ट।
तो बात वापस आते हैं प्रोटेक्शनिज्म पे। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं इंडिया नहीं मतलब कोई भी कंट्री अपनी मार्केट को बाहर के लिए एक्सेस को थोड़ा क्लोज कर रही हो, दैट इज नोन एज प्रोटेक्शनिज्म। जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब कई बार उनके ऊपर भी ऐसा बोला जाता था कि थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को अपना रहे हैं। इवन ट्रेड वॉर हुआ था, ठीक है ना, बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो वो भी एक प्रोटेक्शनिज्म का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह से जब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कुछ कंट्रीज अपनाती हैं तब बहुत सारी चीज़ों की ना सप्लाई पे इम्पैक्ट आता है, तो इस वजह से वहां पर भी सप्लाई साइड इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी आपको सप्लाई साइड इश्यूज मेंशन करने हो तो थोड़ा मल्टी फैसेटेड होकर सोचना। इकोनॉमी को आईआर के साथ लिंक कर लो, ज्योग्राफी के साथ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, एथिक्स के साथ कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, सारे सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, ये वही फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में ज़्यादा कोहेरेंस नहीं है। ये सब्सिडीज पे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट, फार्म लोन वेवर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इश्यूज भी कहीं ना कहीं होते हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको घुमा फिरा के लिख सकते हो कि इन्फ्लेशन इंडिया का कंट्रोल में क्यों नहीं है। इन्फ्लेशन का डेटा अपना मैं दे भी दूंगा आपको, आई थिंक 7% के आसपास चल रही है करंटली इन्फ्लेशन, 7.1% के हिसाब से, तो उतना आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो। और 2 to 6% का आपको बैंड पता है, तो ये डेटा भी आप अपने आंसर में डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डेटा लिखोगे, साथ में रीजंस दो, वैलिड रीजंस दो, तो आंसर्स में मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स करे हैं। जैसे मुझे बताओ थोड़ा, आप भी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो मेरे साथ कि इंडस्ट्री के लिए आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। और बताओ, और सोचो। बिल्कुल, ठीक है ना। ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में से ये आप भी अपने पॉइंट्स जो मेक इन इंडिया आप सारा कुछ बता सकते हो, पर पीएलआई का जिक्र तो डेफिनेटली करना ही करना है, पीएलआई मिस नहीं करनी। उसके अलावा ना एक चीज थी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, ठीक है ना, ये चीज को रिपील कर दिया गया था। तो ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स हैं, आपको ये डेटा कहीं ना कहीं यूज आ जाएगा। GS2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, कहीं ना कहीं ये यूज में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके अलावा ड्रोन रूल्स पढ़े हैं आपने, मतलब खुद पढ़े हैं या किसी टीचर ने पढ़ाए हैं? बताओ क्या है। ड्रोन रूल्स के अंदर जो ड्रोन के वो थे उनको लिबरलाइज किया गया था या उसको टाइटन किया गया था? मतलब अच्छा, मतलब टाइटन का तो मैं श्योर नहीं हूँ, आई थिंक मतलब लिबरलाइज ही किया है मेरे हिसाब से। तो मतलब रेगुलेशन ना, एक्चुअली वो चर्चा हो रही थी कि रेगुलेशन शायद लगाओ, शायद हो सकता है ठीक हो, मेरे हिसाब से जो था कि ऐसे ना चर्चा हो रही थी कि कुछ चीज़ों पे हमें ना रेगुलेट करने की जरूरत है, तो कुछ जगह रेगुलेट करा भी, पर मोस्टली टाइट लिबरलाइज करने की बात थी ड्रोन रूल्स के अंदर, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में था, ऑल्दो आपका आई थिंक ना साइंस टेक का कहीं ना कहीं पार्ट है, बट मैंने इकोनॉमिक सर्वे मुझे मिला, मुझे लगा कि आपको हेल्प हो सकती है, तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके लिए ड्रोन रूल्स। ये वहाँ पे ना एक पैराग्राफ बनाया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे ने कि एविएशन के अंदर क्या क्या हुए हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले ड्रोन्स 300 kg की लिमिट थी, अब 500 kg पे रेगुलेशंस हैं, ठीक है। उसके अलावा पहले फॉर्म बहुत सारे फिल करने पड़ते थे, पहले 25 फॉर्म फिल करने पड़ते थे, अब उसको 5 कर दिया गया है। पहले फीस 72 टाइप्स की लगती थी, अब 4 टाइप्स की कर दी गई है, ठीक है ना। फीस कितनी पे करनी है उसको डी लिंक कर दिया गया है साइज ऑफ ड्रोन का। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया? पहले ये बताओ डी लिंक का क्या मतलब है। पहले देखो होता क्या था ना कि अगर कोई मान लो 100 kg का ड्रोन है, उसके लिए कुछ अलग फीस देनी पड़ती थी, 200 kg का ड्रोन है उसकी अलग फीस, 50 kg के लिए अलग फीस। अब इसको डी लिंक कर दिया गया है साइज के साथ और उसको कम भी कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सारे लिबरलाइज वाले पॉइंट्स ही दिखेंगे आपको। सिक्योरिटी, प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन एंटिटीज का जो होता है ना, कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थी कि फॉरेन एंटिटीज के द्वारा कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई हो ड्रोन्स की, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। कोई रिमोट पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए माइक्रो ड्रोन्स और नैनो ड्रोन्स के लिए। उसके साथ ही साथ कुछ और थोड़ा प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया हुआ है, तो ये पॉइंट्स थे उसके अंदर मेंशन, तो मैंने कहा आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कहीं ना कहीं इस साल के लिए। आई थिंक ये 1 साल से भी कम टाइम हुआ है इनको आए हुए, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं पे इनडायरेक्टली आपको मेंशन करना हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल देना हो कि रेगुलेशंस को कैसे लिबरलाइज किया जाए, वो यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर क्या रिफॉर्म्स हुए हैं,
ये एक्चुअल में ना पिछले 1 साल का एक टेबल मिलता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि कौन से सेक्टर में क्या क्या मेजर चीजें हुई हैं हमारे पिछले 1 साल में। तो वो पॉइंट्स आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो किसी भी जगह, 1 2 3 ऐसे में कहीं पर भी। तो फाइनेंशियल सेक्टर में DICGC का बहुत बड़ा एक चेंज आया था। ये पता है सभी को DICGC क्या है? आपने प्रीलिम्स का आपका सिलेबस हुआ है? प्रीलिम्स का इकोनॉमी कर लिया है प्रीलिम्स में? नहीं? तो आप मतलब आपने अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन कैसे? तो आप डायरेक्टली मेंस में जंप कर गए। चलो कोई बात नहीं। देखो होता पता क्या है, थोड़ा सा मैं जस्ट बता दूं कि अगर मान लो कि जैसे यस बैंक था अभी थोड़े टाइम पहले, ठीक है ना, जैसे कोई बैंक फेल कर जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप डिपॉजिटर हो, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? द आंसर इज मिलेगा। कितना? 5 लाख। वो देगा कौन? वो देगा DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। RBI का 100% ओनरशिप है DICGC के ऊपर। वो DICGC आपको पैसा देगा अप टू ₹5 लाख। पहले 1 लाख होती थी लिमिट, ये अब 5 लाख हो गई है। और एक्चुअल में देखो यार, देखो मतलब एक्चुअल में देखो, जब लिमिट 5 लाख हो गई है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो कि बहुत सारे लोग कवर हो गए हैं। नॉर्मली आप अपना डिपॉजिट चेक कर लेना, मतलब कुछ लोग होगा 5 लाख से ज्यादा, पर जनरली लोगों का डिपॉजिट 5 लाख से कम ही होता है एक बैंक के अंदर। तो इस वजह से ना कहीं 98% जो अकाउंट्स थे उनको कवर कर लिया गया है, तो जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आप इस रिफॉर्म का मेंशन कर सकते हो। ये फैक्टरिंग इकोसिस्टम पता है किसी को? ये लास्ट ईयर एक चेंज हुआ था, एक्सपेंशन इन द, पढ़ लो आराम से, फैक्टरिंग इकोसिस्टम। एक्चुअल में ट्रेड रिसीवेबल्स करके एक चीज होती है, जैसे मैं बता देता हूं, चलो थोड़ा सा पॉइंट ये नहीं पता होगा कईयों को। एग्जाम्पल समझ लेना, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे। एक कंपनी है, मान लो ये फ्रिज बनाती है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसने एक बंदे को नहीं, एक और कंपनी को फ्रिज बेच दिया, ठीक है, और बेचा कितने का? मान लो 1 लाख का, राइट। पर कहीं ना कहीं इस कंपनी ने पता क्या बोला? इसने बोला भैया मेरे पास आज 1 लाख रुपया नहीं है, मैं इसको कस्टमर को बेचूंगा, फिर आपको पैसे वापस करूंगा। अब नॉर्मली ऐसे ही चलता है, हर जगह नॉर्मली ऐसे ही चलता है कि ये इसको दे दिया जाता है कि चल तू मुझे 15 दिन में रिटर्न कर दियो, चलो ये 15 दिन में पैसा रिटर्न करेगा। पर यहां पर इसके पास तो इशू आ गया, हो सकता है इसने जो 1 लाख इसको मिलना था यहां से पैसा वापस, उससे ये और इन्वेस्टमेंट करता, कोई नई फ्रिज बनाता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 15 दिन बैठा थोड़ी ना रहेगा कि पैसा आएगा तब कुछ करूंगा, इसको पैसे की जरूरत है। अब बीच में क्या होता है, एक बैंक कह लो, एक NBFC कह लो, जनरली NBFC हम फैक्टरिंग के साथ लिंक करते हैं, तो यहाँ पे एक बीच में एक एंटिटी आ जाएगी। ये क्या करेगी? ये मतलब यहाँ पर ना एक कागज आ जाएगा बीच में, उस कागज पे लिखा होगा कि 1 लाख रुपया इसकी वैल्यू है एक तरह से। तो ये चीज, ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक इसको कुछ पैसा दे देगा। मान लो 1 लाख की जगह इसने इसको दे दिया 90,000 रुपए, ठीक है जी। अब 15 दिन के बाद बैंक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बैंक इस बंदे के साथ डील करेगा और ये यहां से पैसा इससे ले लेगा। तो समझ आया पॉइंट? समझ आया ना? इसको क्या हो गया, इसको आज पैसा मिल गया जो कि इसको जरूरत थी, इसको टाइम मिल गया 15 दिन का, ये 15 दिन के बाद पैसा दे देगा। और इसको क्या फायदा हुआ? इसको छोटी सी फीस मिल गई। इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग के रिगार्डिंग भी ना बहुत सारे जो रेगुलेशंस थे कहीं ना कहीं उसको कम किया गया है, और इसको मतलब ना उसको एक्सपेंशन की बात करी गई है। तो ये पॉइंट भी आप अपना लिख सकते हो। नॉर्मली ये लोगों को पता नहीं होता फैक्टरिंग क्या होता है, या फिर ट्रेड रिसीवेबल भी इनको बोलते हैं। ये जो मैंने कागज बताया ना, उसको ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं उस कागज को। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीजें हुई हैं। MSMEs का बताओ मुझे कि MSMEs में क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। MSMEs पढ़ चुके हो? पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे MSMEs को, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे MSME के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। और सोचो MSMEs के बारे में। अच्छा, वो आप कह रहे हो क्रेडिट गारंटी समथिंग, क्रेडिट गारंटी फंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, और मतलब हाँ ठीक है, मतलब रेगुलेशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे ना रेगुलेशंस कम कर दिए हैं, ठीक है ना, रेगुलेशंस बहुत कम हो गए हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन थे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए, यहाँ पे आपके लिए डाल दिया है। MSME हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, उनके इश्यूज को पढ़ेंगे, तब मैं फिर से आपको ना कुछ और पॉइंट्स भी ऐड अप करूंगा। पर एक डेफिनेशन वाला पॉइंट होना चाहिए। ये यूके सिमा कमेटी पहले आई थी काफी साल पहले, उन्होंने भी रिकमेंडेशंस दी थी, उसके भी कुछ पॉइंट्स को इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है।
एक तो डेफिनेशन, इवन आप लोग में से ज़्यादातर लोग अगले साल प्रीलिम्स देंगे, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। मैं इस साल भी आ सकती थी, आई नहीं आई, कहीं ना कहीं ये पूछी जा सकती है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। बहुत सारी जगह आपको अगर देखोगे ना, बहुत सारी जगह यहाँ आपको 20 करोड़ दिखेगा, वहाँ 100 करोड़ दिखेगा, पर वो गलत है, वो पुरानी डेफिनेशन हो चुकी है। अब 50 to 50 वाली डेफिनेशन चलती है फॉर मीडियम, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग अगले साल प्रीलिम्स देंगे। उसके साथ ही हाँ ये भी चीज़ है, डेफिनेशन में चेंजेस हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए जो पहले अलग अलग चीज़ें होती थी कि मैन्युफैक्चरिंग का अलग कैटेगराइजेशन था, सर्विसेज का अलग, उनको अब एक ही कर दिया गया है, ठीक है। बाकी एक वो होता है ना, वो ई पोर्टल है ना, एक जैसे अमेजोन होता है, उससे गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी, एक पोर्टल होता है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट होता है ना, उसी तरह से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है एक पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल के जो नॉर्मली जो उसके खरीदा जाएगा ना, वो एमएसएमई से खरीदारी होती है उनकी। हाँ जैम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल है, ठीक है ना। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है वो पोर्टल। तो वो पोर्टल की जो भी प्रोक्योरमेंट होगी, उसकी ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट जो होती है वो एमएसएमईज के थ्रू होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एमएसएमईज का प्रमोशन ही तो है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। एक्चुअल में ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, 11-12 करोड़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इससे। एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमईज, इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर से। अभी थोड़ा बस ना एक डेटा सा आपका सेट तैयार हो रहा है आज, समझ रहे हो, एक प्रॉपर डेटा सेट मिल जाएगा। फिर ये डेटा कहीं भी आपको लगता है, जहां पे आपको जरूरत लगती है वहां पे आप डाल सकते हो इन चीज़ों को। कहीं पे GS2 के अंदर आपको लगे कि छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, वहां एमएसएमईज का कुछ इनमें से उठा के लिख देना, ठीक है ना, रेदर देन सेइंग कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, कोई प्रॉपर फैक्ट लिख देना उसके साथ ही, क्योंकि वो इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल देते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ करते हैं, एक्सपोर्ट पोटेंशियल इतना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ डिसइन्वेस्टमेंट, यार ये भी एक ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। चलो आप थोड़ा बताओ, क्या लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है बुरा है, कुछ पॉइंट्स बता सकते हो? डिसइन्वेस्टमेंट क्या अच्छी पॉलिसी है, क्या मतलब पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, खराब चीज़ है? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। एफिशिएंसी प्रमोट होती है डिसइन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं। देखो कहीं ना ये चीज़ अगर ना, इस क्वेश्चन को ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म में भी कुछ हद तक लेके जा सकते हो। एग्जैक्टली नहीं कह रहा, बट कुछ हद तक आप देखो कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर के पास है एक तरह से कंट्रोल। तो प्राइवेट सेक्टर के आप बेनिफिट्स देखो, क्या थे प्राइवेट सेक्टर के बेनिफिट्स। फिर सोचो कि जो हमारा सोशलिज्म था, जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा दोबारा से ये पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट, और ये ना अभी थोड़ी देर में आने वाला टॉपिक यही है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेके भी एक, चलो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन भी है, हमारी पॉलिसी भी आ रखी है, इसको भी डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। लेबर रिफॉर्म्स के अंदर आप 4 लेबर कोड्स आए थे, ठीक है ना, उनका नाम देख लेना एक बार। डिफेंस के अंदर भी देखो, ये डिफेंस भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, पर यहाँ पर भी डिफेंस के अंदर क्या हुआ है, FDI की प्रमोशन हो गई है 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट डिफेंस के अंदर। और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, तो इसमें जो भी कुछ इश्यूज आते थे PSUs के कॉरस्पॉन्डिंग, उनको हटाने की कोशिश करी गई है, राइट। एक डेटा सब्सिडीज के रिगार्डिंग, सब्सिडीज आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर के अंदर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज करके स्पेशली मेंशन है टॉपिक उसके अंदर आपको डेटा दे सकते हो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकते हैं दोबारा से, हम देखो कितना सब्सिडी दे रहे हैं, 0.65 लाख करोड़ सिर्फ 6 महीने के अंदर इतना दिया है। तो कहीं ना कहीं इसका आप डबल लिख सकते हो कि 1.3 लाख करोड़ के आसपास इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी हम हर साल देते हैं। फूड सब्सिडी देख लो, FCI हमारा टॉपिक है, वहां पर डेटा दे सकते हो कि इतना ज़्यादा सब्सिडी में खर्च हो रहा है हमारा, ठीक है ना। ये देखो 2.3 लाख करोड़, सोच रहे हो इतना पैसा हर साल हमारा सब्सिडी में जा रहा है, 2.3 लाख करोड़। और ये सारे टॉपिक्स हैं, फूड सब्सिडी भी पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर भी पढ़ेंगे, पेट्रोलियम उतना चलो इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है फाइनल डेटा रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट क्या है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट देख लो 9.2% था 2000 लास्ट ईयर,
और अभी 6.8 के आसपास कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कितना हमारा चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कहीं पे अगर मेंशन करना हो तो इसको मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे डेटा सेट्स थे इकोनॉमिक सर्वे। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, टॉपिक्स हमारे जो एग्जाम में यूज किए जा सकते हैं, वहां पे आप इनमें से जो ठीक लगे, जहां पे ठीक लगे 1 2 3 वहां यूज कर लेना। आगे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, मुझे बताओ कि इंडिया इकोनॉमी इवॉल्व कैसे हुई 47 से लेके अभी तक का, थोड़ा बताओगे कि हम किस तरह के थे उस टाइम, आज किस तरह के हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारी पॉलिसीज में, बताओ। बहुत इजी है। इवन जैसे आज क्या है, 25 जुलाई है ना, कल 24 जुलाई थी, पता है क्या इंपॉर्टेंट डेट थी कल? टैक्स डे। टैक्स डे मतलब नेशनल टैक्स डे, पता नहीं यार, नेशनल टैक्स डे तो नहीं, पर कुछ और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी आज से 31 ईयर्स पहले, मतलब कल से 31 ईयर्स पहले, 24 जुलाई 1991 को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। ठीक है ना? हाँ, वो एक्चुअली मनमोहन सिंह ने जो बजट स्पीच दी थी ना, वो कल के दिन दी थी, कल 24 जुलाई 1991 को। ठीक है ना? तो वो चीज़ थी। तो एवोल्यूशन देखो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा अगर बताने की कोशिश करूं तो एवोल्यूशन एक्चुअल में ऐसा है, जैसे मान लो कि एक साइड पे यहां पे आप सोशलिज्म को मान लो, ठीक है, यहां पे मान लो एक एंड पे कैपिटलिज्म पे, और ये मान लो बीच में कहीं मतलब फुल्ली मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में। तो पता क्या है, इंडिया पहले कहां पे था? इंडिया आप पहले मान सकते हो यहां पे कहीं पे था इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बट टिल्ट था हमारा सोशलिज्म की तरफ। 1991 के बाद हम कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गए, और आजकल हम कह सकते हैं इंडिया आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, पर टिल्ट हमारा थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट पड़ा, वो क्या है, एक तरह का टिल्ट ही तो दिखा रहा है हमारा। पहले तो देखो सारी चीजें, पहले इनफैक्ट ना बोलते हैं कि जैसे HMT की वॉचेज होती थी, वो वॉचेज भी गवर्नमेंट ही बनाती थी, ऊपर से कितनी वॉच बनानी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता था कि जिसका मन किया 1000 वॉचेस बना दी, नहीं, गवर्नमेंट बोल दिया कि 100 वॉचेस तूने बनानी है तो 100 ही बनानी है, 101 नहीं कर सकते। तो कंपनीज के पास उतना पावर नहीं होता था, हर चीज के पीछे लाइसेंस लगता था। लाइसेंस राज का जो वर्ड है वो वहीं से आया कि लाइसेंस, हर चीज के ऊपर लाइसेंस लगता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई है। सर ये अभी करंट के सिनेरियो के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है, जैसे हालांकि समझने के लिए सही है जैसे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में। हाँ, वो सही है, मतलब करंट के जो भी रिसेंट के पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से तो अभी कम चांसेस हैं, बिल्कुल वो बात है। बट देखो जैसे लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब इसके ऊपर चांसेस कम है, बट हाँ मतलब कम क्वेश्चंस आए हैं इससे, नो डाउट। बट अभी से जो पहले डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है सारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखो जान लो। अगर कहीं ना कहीं हो सकता है कि सोशलिज्म कैपिटलिज्म में देखो इनडायरेक्टली हो सकता है GS1 में कहीं हेल्प हो जाए, तो कहीं कुछ हो सकता है हेल्प हो जाए। थोड़े कम, डेफिनेटली कम क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आजकल, ये बात है कि एवोल्यूशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा आजकल। ठीक है, तो एक चीज चलो थोड़ा हिस्ट्री एंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि इंडिया ने 1947 के टाइम पे सोशलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया, कैपिटलिज्म की तरफ क्यों नहीं चले गए? सोच सकते हो, ये GS1 का क्वेश्चन बन गया अब कि इंडिया ने 1947 के टाइम पे ऐसा क्या लगा इंडिया को, या जवाहरलाल नेहरू या जिसको भी आप कहना चाहो, उनको ऐसा क्या लगा कि भैया हम यही मॉडल अडॉप्ट करें। वो डिस्कस किया कि टिल्ट सोशलिज्म की तरफ क्यों रखा, उधर क्यों नहीं रख दिया, वहां क्या दिक्कत थी। इस पे आता हूं। देखो एक्चुअल में ना कुछ इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फैक्टर्स थे उस टाइम पे, याद करो। एक ना नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी, आई थिंक 1938 में बनी थी, है ना। तो 1938 में आप देख रहे हो कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बन रही, तो उनका कहीं ना कहीं झुकाव ही उस तरफ था। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनका इवन सरदार पटेल भी काफी हद तक कह सकते हो, इनका ना झुकाव भी थोड़ा इस तरफ था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी में ही हमने एक तरह से नींव रख दी थी कि हम थोड़ा सोशलिज्म की तरफ ही इंक्लाइन करेंगे, स्टेट होगा। लेफ्ट विंग पार्टीज उस टाइम बहुत सारी थी इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना, लेफ्ट विंग पार्टीज इंडिया में उस टाइम बहुत सारी थी। एग्जाम्पल आपको पता होगा CPI वगैरह ना, आई थिंक, है ना, CPI हो गया, मुझे अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहे उन पार्टीज के, बट आपको पता है ये लेफ्ट विंग पार्टीज बहुत सारी थी उस टाइम पे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं झुकाव यही था इसी टाइप का कि हमें यही काम करना है। एक बॉम्बे प्लान आया था, तो बॉम्बे प्लान में भी यही डिस्कशन हुई थी कि हमें स्टेट को एक्टिव रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर का मतलब मेजर रोल कौन प्ले करेगा, दैट इज बाय द स्टेट। ये हो गए डोमेस्टिक फैक्टर। कुछ इंटरनेशनल फैक्टर भी थे उस टाइम पे, वो मुझे बताओ।
इंटरनेशनली ऐसा क्या हो रहा था? बिल्कुल ठीक है, यूएसएसआर का ना राइज हो रहा था, सब लोग देख रहे थे कि यूएसएसआर अचानक से, देखो एक्चुअल में सोशलिज्म यूएसएसआर का ही देन है, एक तरह से कह सकते हो। रशियन रेवोल्यूशन हुई 1917 में, लेनिन आए, ठीक है, पढ़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री, बोल्शेविक मेंशेविक हुआ, ठीक है, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 की, तो उसके अंदर उसके बाद से रशिया का यूएसएसआर का सॉरी राइज हुआ, ठीक है, एक ये रीजन हो गया। और बताओ, देखो उस टाइम ना हालात ही ऐसे थे 1947 के आसपास या 1950 के आसपास, उस टाइम वर्ल्ड में यही चीज चल रही थी, मतलब उसके पहले चल रही थी कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म को धक्का पता कब लगा? बिल्कुल 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन। उससे पहले लगता था कि एडम स्मिथ भाई साहब ने जो बोल गए वो बिल्कुल सही बोल गए हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन बुक में उन्होंने लिखा था कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग, तो वो चीज तब तक लग रही थी कि बिल्कुल सही है, पर 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया तो पता लगा कि नहीं, कैपिटलिज्म में कुछ इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज निकल के आए, वहां से फिर थोड़ा सोशलिज्म को और पुश मिला। उसके साथ ही कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पहला यही है यूएसएसआर का एक राइज होना, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, फिर बाकी पॉइंट्स उसी से इमर्ज होते हैं कहीं ना कहीं कि कनीशियन इकोनॉमिक का राइज आता है, मार्शल प्लान था, स्टेट ने स्पॉन्सर किया था एक तरह से, न्यू डील प्रोग्राम आया था, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इंडिया को इस तरफ पुश कर रहे थे कि इंडिया एक तरह से सोशलिज्म की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रहे। बाकी आप भी अपने प्लान आप बता रहे थे ना कि ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा ही नहीं था उस टाइम पे, 1947 में प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इस चीजों को कर पाए। उसके साथ ही देखो, जो कैपिटलिज्म होता है ना वो तब वर्क करता है जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हों, ठीक है ना। देखो कैपिटलिज्म की ऐसा भी बोला जाता है कि वो मतलब ना कि गरीबों की, वो अमीर को ज्यादा अमीर कर देता है, गरीब को ज्यादा गरीब कर देता है। अब इंडिया की उस टाइम पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, इलिटरेसी तो पता नहीं 10-12%, मतलब लिटरेसी रेट इंडिया की 12% के आसपास थी शायद, ठीक है ना, डेटा एक बार देख लेना, मतलब ऐसे ना 20% से डेफिनेटली कम थी, 15% के आसपास थी कहीं पे, तो लिटरेसी रेट कम थी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। ऐसे केसेस में कैपिटलिज्म को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डोमेस्टिक फैक्टर्स का भी रोल था, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का भी रोल था, जिसने हमें पुश किया कहीं ना कहीं हमारी, कि हम उस तरह से टिल्टेड रहें। और ये ग्रोथ रेट थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई गई है किस तरह से इंडिया की जीडीपी ग्रो हुई है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि पहले 40 साल लगभग हम यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली काफ़ी कम ग्रोथ से हुए थे। इसको एक तरह से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोलते हैं, सुना होगा वर्ड, बहुत कम रेट 3 से 4% के बीच में ग्रो कर रहे थे, बट फिर 1990 कह लो या 1985 से कह लो, हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है उसके बाद से, स्पेशली जो 2000 से लेके 2007-8 तक टाइम था, उसके बाद भी कुछ साल हमारे अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कि किस तरह से हमने एलपीजी रिफॉर्म जो लेके आए उनका क्या रोल हुआ, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट समझ आया? अभी एक चीज 2 मिनट लो और मुझे बताओ कि क्या क्या पॉजिटिव्स होते हैं कैपिटलिज्म के, क्या नेगेटिव्स होते हैं कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के क्या पॉजिटिव्स हैं, सोशलिज्म के क्या नेगेटिव्स हैं। 4-5 पॉइंट्स मुझे बताओ, ठीक है ना, ये एक बार सोचो, बताइए। कैपिटलिज्म के कुछ 1-2 पॉजिटिव्स हम बोल सकते हैं कि हाई ग्रोथ रेट, रैपिड डिसीजन मेकिंग, ग्लोबल प्रैक्टिसेस कैन बी अडॉप्टेड इजीली और मोर फास्टली, ठीक है। नेगेटिव्स में कह सकते हैं कि लार्ज स्केल इनइक्वालिटी विल इंक्रीज एंड वल्नरेबल सेक्शन और पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। इनके रिगार्डिंग डेटा भी दे सकते हो साथ साथ में, पॉइंट लग गए। अभी 1991 के बाद इंडिया की ग्रोथ रेट हुई है, ये इंडिया का डेटा हो गया। यूएस का एग्जांपल दे सकते हो कैसे, मतलब उन्होंने किस तरह से, या फिर ना इवन जैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं आपको कुछ और डेटा बताऊंगा। जैसे 2006 से लेकर 16 के बीच में ना इंडिया ने लगभग 27 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लेके आए हैं। पहले इंडिया इतना काम नहीं कर पाई पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने के लिए, पॉवर्टी पे इतना काम ही नहीं कर पाई इंडिया। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट, अभी ग्रोथ रेट देखिए कितनी अच्छी चल रही है इंडिया की। ये सारे पॉइंट्स आपको सब्सटेंशिएट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो आप नेगेटिव्स बोल रहे हो वो भी पॉइंट्स आप दे सकते हो कि इंडिया में नेगेटिव्स में क्या है, इनइक्वालिटी बोला, इनइक्वालिटी के लिए कौन सा देना है, ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए। और सोशलिज्म के कुछ बता सकते हो, जो इसके नेगेटिव्स है ना वही काफी हद तक सोशलिज्म के पॉजिटिव्स में डाले जा सकते हैं, सारे नहीं, डिट्टो नहीं करना, कुछ पॉइंट्स उसके वहां पे आ सकते हैं। जैसे देखो मार्केट कैन की प्राइसेस इन चेक, ठीक है,
कैसे? तो सोशलिज्म नहीं नहीं, ये कैपिटलिज्म की बात हो रही है। मार्केट क्या है? मार्केट कैपिटलिज्म। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है दरअसल में, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। होता क्या है ना कि कब जब भी किसी चीज़ का